प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर हम लोग 2023 का पेपर जो है सॉल्व कर रहे थे, प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए ऑलरेडी। और आज का जो पहला क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, क्वेश्चन है कुछ टर्म है जिसको आपको बताना है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला टर्म है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक तरीके का साइन, डिजाइन या एक्सप्रेशन हो सकता है। जैसे अन अकेडमी का आपका है लेट्स क्रैक इट, और उसी तरीके से हर व्यक्ति का अलग अलग साइन, सिंबल, डिजाइन्स होता है। बाईफाई स्टडी का एक अलग ही सिंबल्स हैं, है ना। अन अकेडमी का एक अलग लोगो है, अपना एमआरएस स्टडी का एक अलग लोगो है, ऐप का अलग है, आपका यूट्यूब चैनल का अलग है ना। जिससे ये पता चलता है कि कोई भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और दूसरों के पास गया है, उस चीज के बारे में पता चलता है। ट्रेडमार्क हो सकता है एक वर्ड हो, एक फ्रेज हो, एक सिंबल हो, एक लोगो हो, या कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है इन सभी का, जो मार्केट प्लेसेस पे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बारे में पता चलता है। ट्रेडमार्क हेल्प करता है कंज्यूमर्स को एसोसिएट क्वालिटीज और रेपुटेशंस के बारे में पता लगा सके कि किस प्रोडक्ट या किस कंपनी का प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा कंपनी ब्रांडेड है, कौन सा कंपनी ट्रस्टेबल है, कौन सा कंपनी पे विश्वास हम कर सकते हैं। दूसरा टर्म है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट एक लीगल राइट्स होता है, जो कि अगर आप ओरिजिनल वर्क के क्रिएटर हैं तो आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंतर्गत आपको कोई भी क्रिएशंस को डिस्ट्रीब्यूट करना, यूज करना आपके हाथ में है। इट प्रोटेक्ट वेरियस फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक intellectual expressions such as literary work, music, film, software. Copyright gives creator control over how their work are used. कॉपीराइट में जो क्रिएटर्स को ये दिया जाता है कि भाई आपका जो काम है उस पे आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, allowing them to reproduce, distribute, perform or display their creations and to authorize or restrict other from doing the same. अगर इस चीज को कोई बिना परमिशंस के कर रहा है तो आप उस पे एक लीगल एक्शंस ले सकते हो कि भाई आप कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हो। ओके। इसके अलावा है पेटेंट एक्ट या पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स में आप अगर कोई इन्वेंशन किए तो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा आपको एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 20 सालों के लिए होता है। हो सकता है कोई मशीन बनाए, कोई कंपोजिशन मैटर हो, या कोई नया आविष्कार किए तो उसमें आपका दिया जाता है। इसमें कई सारे एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, जैसे आपका जो भी उससे नया प्रोडक्ट बनेगा, बिकेगा, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज आपको दिया जाएगा। मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, इंपोर्टिंग, इन सभी से आपको बेनिफिट्स होंगे, लेकिन जब आप परमिशन दोगे तभी वो चीजें पॉसिबल हो पाएगा। ओके। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें एक लीगल राइट्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है क्रिएशंस ऑफ इंटेलेक्ट सच एज इन्वेंशन, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन, सिंबल। जो आईपीआर है ये इंक्लूड करता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन सच एज पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये जो
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये इनेबल करता है क्रिएटर्स और इनोवेटर्स को टू कंट्रोल and benefit from their creations and foster innovations, creativity and economic development के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन अबाउट डिस्प्यूट्स ऑफ रिजोल्यूशन बोर्ड्स। रिजोल्यूशन बोर्ड्स का जो डिस्प्यूट्स ऑफ रिजोल्यूशन बोर्ड जो है उसके बारे में बताना है। रिजोल्यूशन बोर्ड को हम लोग डिस्प्यूट ऑफ रिजोल्यूशन बोर्ड, जो कि कोई भी लड़ाई हुआ उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को लेकर या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस को लेकर अगर डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये रिजोल्यूशन बोर्ड का काम होता है। कुछ जनरल वर्क अगर बात किया जाए तो फॉर्मेशंस, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, monitoring and participations, dispute resolutions, recommendations or decisions, mediations and facilitations, enforcement, ये तमाम पॉइंट्स हैं जो कि जनरली हमारा रिजोल्यूशन बोर्ड यूज करती है अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज हुआ है कहीं पे उसको सॉल्व करने के लिए। फॉर्मेशन में बात किया जाए तो पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट agree to the establishment of resolutions board as a part of their contract terms। कई बार एग्रीमेंट में ही बता दिया जाता है कि अगर किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट्स होता है या आपका डिसएग्रीमेंट होता है किसी भी पॉइंट्स को लेकर, तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा, कैसे रिजॉल्व करेगा, उसके बारे में पता चलता है। मतलब ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में इस चीज को मेंशन कर दिया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट को इस तरीके से प्रोग्रेस में लाएं ताकि किसी तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट ना हो। उसके लिए रिव्यू डॉक्यूमेंट, प्रोवाइड एडवाइस टू प्रिवेंट डिस्प्यूट फ्रॉम एस्केलेटिंग, बार बार जो भी पार्टिसिपेट है उनको मीटिंग लेना ताकि उसके बारे में वो अच्छे से समझ सके। इसके अलावा जो भी डिस्प्यूट है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि काम पे ज्यादा असर ना पड़े और एक प्रॉपर एविडेंस के साथ, है ना। इसके अलावा रिकमेंडेशंस और डिसीजंस, कई बार अगर कोई डिस्प्यूट्स हो गया है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशंस और सजेशंस की जरूरत पड़ती है। रिजोल्यूशंस बोर्ड ही वो इशू करता है। कई बार रिजोल्यूशन बोर्ड जो है वो एज ए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है नेगोशिएशंस बिटवीन द पार्टीज और लीड टू म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रिजोल्यूशंस विद इन नीड ऑफ फॉर्मल आर्बिट्रेशन एंड लिटिगेशंस के माध्यम से। जब कोई रिकमेंडेशन होता है रिजोल्यूशन बोर्ड का तो वो नॉन बाइंडिंग होता है और वो स्टिल इन्फ्लुएंस करता है पार्टीज डिसीजंस को। वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि पार्टीज जो है ना, उस पार्टीज के बीच में किस तरीके का कोरिलेशंस है या बॉन्डिंग है, इस चीज को वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आज के लिए इस पॉइंट्स को यहीं तक रखते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आगे देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।